क्या हुआ जी? उपस्थिति ऐसी ही है? क्यों श्रीवास्तव जी, उपस्थिति ऐसी ही है? हाँ है? अरे कम है। अभी आधे लोग धूप लेते हुए आ रहे होंगे। हैं? कल क्या था? अच्छा है बेटा, क्या कह रही है? हाँ तो मुझे कैसे सुनाई पड़ेगा? हाँ? चलो बेटा बैठिए। चलो भाई, वो यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, तो चैप्टर डाल लीजिएगा नेक्स्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर देखो इसमें होता क्या है, जब हम लोग किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी कराते हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के वेरी कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस कंडीशन में एक को अगर आप चेंज करते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है वहाँ से प्रोड्यूस होता है। अगर एक चेंज कर रहे हैं तो वहाँ से दूसरे का क्या होगा, आपका प्रोडक्शन होता है। ठीक, इसी को, और इनका जो नेचर होता है बेटा, ये ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या, ट्रांसवर्स वेव। और वो जो आपके होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, तो उसी को टर्म दे जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। क्या नाम देंगे उसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह लेते हैं। तो लिखिएगा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और पहला हेडिंग भी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन अब हटा दिया गया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी लिखिए। हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखिए। ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बोर्ड दिखेगा बेटा, a changing electric field produces a changing electric field produces a changing magnetic field, produces a changing magnetic field, produces a changing magnetic field and vice versa, and vice versa, मतलब इसी का उल्टा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक, एंड वाइस वर्सा, which gives rise to which gives rise to a transverse wave, which gives rise to a transverse wave known as electromagnetic wave. Transverse waves known as electromagnetic wave. Transverse wave known as electromagnetic waves. देखिएगा, the time varying, आगे लिखो नेक्स्ट लाइन से, the time varying, VARYING, the time varying। आप लोग ना इधर बैठ जाओ बेटा, आवाज अगर जाने में दिक्कत हो इधर आ जाओ, आधा तो पंखे की आवाज हो जा रही है। हाँ, ना सुनाई पड़े तो आगे आ जाओ, बहुत सारी भी जगह है। ठीक, और सुनाई पड़ रहा तो अच्छी बात है। देखिएगा, द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड,
the time varying electric and magnetic field are mutually perpendicular to each other, are mutually perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave, तो जो हम लोग दिखाते हैं बेटा, तो जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ क्या, वेव। अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा हम लोग क्या लेते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखेगा परपेंडिकुलर। चलिए हम लोग एक तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है बेटा, दूसरा हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों कैसे होंगे बेटा, म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और ये आपको इसके मूवमेंट वेलोसिटी है। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो लाइट की वेलोसिटी से मूव करती है बेटा। उनकी वेलोसिटी क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी से आप मूव करते हैं, ठीक है। तो इंडिकेट कर लीजिएगा। आगे आ जाए बेटा, पंखे की आवाज तेज है, नहीं तो सुनाई नहीं पड़ेगा, इधर आ जाओ। ओके बेटा, आगे लिखिएगा। इसमें से जो हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर हो गया, दूसरा मैग्नेटिक। जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है बेटा, क्वेश्चन से मिलता है कि रिस्पांसिबल होता है ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए। इसके लिए फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट, ऐसे पॉइंट एरो लगा के नोट कर लीजिएगा। इसीलिए इसे हम लोग लाइट वेक्टर भी नाम देते हैं। तो लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा नीचे, द इलेक्ट्रिक वेक्टर is responsible for the electric vector is responsible for the optical effect of an responsible for the optical effect
ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव and is called light vector LIGST लाइट वेक्टर। दूसरा, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन होता है बेटा, तो दोनों ऑलवेज ऑसिलेट इन फेज, मतलब एक फिक्स फेज में ही ऑसिलेशन होता है, फेज में चेंजेस नहीं होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है या मैग्नेटिक फील्ड, यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ऑलवेज ऑसिलेट इन फेज, ऑसिलेट इन फेज, ऑलवेज इनका जो ऑसिलेशन होता है एक पर्टिकुलर हमारा फेज में होता है बेटा, ठीक। तो ये होता है ऑलवेज ऑसिलेट इन फेज, इसे क्या लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या वेव, ठीक। अब कंडीशन जो बनती है बेटा, हम लोगों ने पीछे थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए। देखो, आपने पढ़ा था गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट होता था, याद आया कुछ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने गॉस लॉ पढ़ा था, ई इंटू डी एस, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू कितना आया था? हाँ, आप एक रिलेशन करते थे, जब प्रोडक्ट निकालते थे, जो डॉट प्रोडक्ट निकालते थे क्लोज इंटीग्रल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का, तो वहाँ फिलहाल रिजल्टेंट वैल्यू 0 आ जाता है क्लोज इंटीग्रल के लिए, क्योंकि जो फील्ड जितनी आती है उतनी निकलती है, तो नेट इंटरनल फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। किसी कंडक्टिंग अगर कोई बॉडी होती थी तो अंदर फील्ड क्या मिलता था? 0, ठीक। तो कंडीशन आपकी आती थी 0। तो ये चीज़ें होती थी, कैसे होता है, क्या होगा, फिलहाल यहाँ पे भी जो आपके यहाँ पुटअप होना है, क्योंकि सिलेबस में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, बाकी चीज़ें हटा दी गई हैं, तो समय भी कम है, तो हम लोग उसी को मेनली वो करेंगे। लिखिएगा आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, नेक्स्ट हेडिंग करिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी ईएम वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उस टेबल को या तो बेटा पीछे कर दो या तो आगे कर दो यार, उठा के या तो पीछे उसको शिफ्ट कर दो थोड़ा सा उस वाले को, या तो यहाँ आगे लगा लो उसी को बस देखो, हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी होती हैं, पहला कंडीशन, जो स्पीड होगा वो लाइट की स्पीड के बराबर होता है, और इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो वेलोसिटी आपकी होती है, पीछे एक बार आया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसके इसमें c इक्वल टू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, याद आया? c इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट फार्मूला आ चुका है, ठीक। और वही वैल्यू E0/V0 के बराबर होता है। तो लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी ईएम वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। पहला टर्म आता है बेटा स्पीड, पहला होता है स्पीड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चूंकि हमारा जो सनलाइट आती है वो भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का लेते हैं, तो जो आपके स्पीड लाइट की होती है वही हमारा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, वेव का भी होता है। तो लिख लीजिएगा, देखिए, इन फ्री स्पेस, फिलहाल ये फ्री स्पेस के लिए हम लोग बोलते हैं, कहाँ के लिए? फ्री स्पेस। मीडियम रहेगा तो वहाँ पे फिर वेरिएशन आता है मीडियम की वजह से, जैसे लाइट की वेलोसिटी मीडियम में चेंज होती है वैसे यहाँ भी हम लोग चेंज करेंगे। तो लिखिए, इन फ्री स्पेस द स्पीड ऑफ ईएम वेव, द स्पीड ऑफ ईएम वेव इज गिवन बाई, देखो एक रिलेशन हम लोग लिखते हैं बेटा, पहले पढ़ा था c इक्वल टू √μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और यही वैल्यू E0/V0 के बराबर होता है। और किसी भी फ्री स्पेस के लिए जो वैल्यू आती है
10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो लाइट की होती थी इसी मीडियम में कितना लेते थे हम लोग, सॉरी एयर या वैक्यूम में, ठीक है, हम लोग कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वो आपका क्या होता है उसके बराबर होगा, ठीक। और जब मीडियम में लेंगे तो उस समय वेलोसिटी को c के बजाय v से दिखा देंगे, 1/μ × ε लिख लेंगे, ठीक है। म्यू और एप्सिलॉन जो होगा वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी और क्या परमिटिविटी हो जाएगा, ठीक। तो लिख लीजिएगा इन मीडियम में जो वेलोसिटी होती है बेटा वो चेंज हो जाती है, तो c की जो वैल्यू आपकी c की जगह b से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे अब, तो v की जो वैल्यू होगी 1/√, जहाँ पे म्यू नॉट था वहाँ म्यू ले लेंगे बेटा, जहाँ एप्सिलॉन नॉट था वहाँ एप्सिलॉन ले लेंगे, ठीक। ये परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता था, यहाँ पे परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाएगा, ठीक। तो नहीं मालूम होगा तो नोट कर लीजिएगा वहीं पे। वेयर म्यू एब्सोल्यूट परमिटिविटी इससे कह लेते हैं, या जो हमारी क्या होगी परमिटिविटी होगी, म्यू लिख लीजिएगा, म्यू एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एप्सिलॉन हो जाएगा बेटा एब्सोल्यूट क्या परमिटिविटी। बड़ा कंफ्यूजन होता है परमिटिविटी और परमिटिविटी में बेटा। म्यू क्या है परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन परमिटिविटी, ठीक, दोनों बड़ा कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये तो कंडीशन आपका होता है कि स्पीड जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होगा, जब हम लोग फ्री स्पेस में लेते हैं तो लाइट के वेलोसिटी के बराबर होगा, जब हम किसी मीडियम में बात करेंगे तो वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है। आगे लिखेंगे एनर्जी, नेक्स्ट लिखिएगा एनर्जी ऑफ ईएम वेव। एनर्जी, क्योंकि आपने कहा ईएम वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, ठीक है, का साथ साथ आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी आपकी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी होगा, तो दोनों की वजह से टोटल एनर्जी आपको यहाँ पे ऑब्टेन होता है। नेट एनर्जी जो ईएम वेव की होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों की वजह से होगा। तो लिखेंगे बेटा एनर्जी, लिखिए द एनर्जी इन ईएम वेव, energy in EM wave is divided equally between the electric and magnetic field, divided equally between the electric and magnetic field, between the electric and magnetic field, divided equally between the electric and magnetic field। नीचे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग बात करते हैं, किसी फार्मूला मालूम है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी? जी हाँ, और बता रहे हैं और लोग बैठो, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो रहा है प्रोपोगेशन हो रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक डेंसिटी होगी आपकी एनर्जी डेंसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, फील्ड इंटेंसिटी अगर ई है यू ई की वैल्यू क्या आएगी? नहीं याद आ रहा है? लिख लीजिए एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू इक्वल टू यू ई की जो वैल्यू होता है बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल ई स्क्वायर, ये होता है हाफ क्या एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। कौन सा चैनल पकड़ाए थे? हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर लिखिएगा। एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होगा
एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ जी, ये चाहे हाफ बी स्क्वायर अपान क्या लिखिए म्यू नॉट या म्यू स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट, जैसे भी आप लर्न कर लो। तो ये कंडीशन आपका होता है जब एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड में कहेंगे हाफ बी स्क्वायर अपान क्या म्यू नॉट के बराबर होता है। तो ये एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में वैल्यूज क्या होंगे इसके बेस पे बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाला जाए, टोटल एनर्जी पर यूनिट क्या वॉल्यूम, तो टोटल क्या करिए अब एनर्जी डेंसिटी हम लोग लिख रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या करिए आप ऐड कर लीजिए। भाई एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और जब स्केलर क्वांटिटी है तो अलजेब्रिक क्या कर लेंगे सम कर लेंगे, तो टोटल एनर्जी जो होगा यू ई प्लस यू वी के बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा बेटा, hence total energy per unit volume, total energy per unit volume टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यू की वैल्यू होगा यू ई प्लस यू वी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा ये है, मैग्नेटिक फील्ड में ये है, तो टोटल एनर्जी जब करोगे तो दोनों का क्या होगा सम हो जाएगा। तो यू की वैल्यू टोटल हो जाएगा यू इक्वल टू यू ई प्लस यू बी। यू ई की वैल्यू आपने लिखा क्या हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन हाफ बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट, ठीक। तो ये टोटल आपकी एनर्जी जो होती है यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। अगर आप कॉमन करना चाहेंगे तो हाफ कॉमन होगा, कोई फायदा नहीं है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट होगा, तो आप ऐसा रहने दीजिए। तो ये टोटल एनर्जी हमारा हो जाता है बेटा, क्या होगा टोटल एनर्जी जो आपकी एग्जिस्ट करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर अपान क्या म्यू नॉट के क्या हो जाता है बराबर। और अगर आप एवरेज वैल्यू लेते हैं तो एवरेज मतलब दोनों का मीन ले लीजिए, और दोनों का मीन लेंगे तो चूंकि वैल्यू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बोलोगे क्या फील्ड में जो एनर्जीज है वो इक्वली डिवाइडेड है, तो इक्वली डिवाइडेड है तो मीन वैल्यू किसी एक के क्या हो जाएगा बराबर होगा। जैसे कहा जाए जितना पैसे इनके पॉकेट में उतना पैसे इनके पॉकेट में है, ठीक। तो दोनों का औसत लेंगे तो क्या होगा किसी एक के बराबर ही तो आएगा। तो कंडीशन क्या होता है जब एवरेज वैल्यू लेते हैं, एवरेज एनर्जी लेंगे, तो उस केस में यू एवरेज की जब वैल्यू निकालेंगे तो उसका आधा हो जाएगा किसका यू ई प्लस यू बी बाई 2, और चूंकि यू ई और यू बी बराबर हैं, यू ई और यू बी दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो बाई 2 करेंगे तो किसी एक के बराबर आ जाएगा। तो कंडीशन यही हो जाता है हाफ एप्सिलॉन क्या ई स्क्वायर कहाँ गया, जब हम लोग यू ई की वैल्यू निकालेंगे तो ई स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट लेते थे, तो ये हो जाएगा हाफ स्क्वायर ई स्क्वायर कर लीजिए, चाहे इनॉट के टर्म में लेंगे, पीक वैल्यू लेंगे तो इनॉट कर लीजिएगा, तो ये ले लिए ये इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट। तो कंडीशन जो आपका हो रहा है वहाँ, अरे एक मिनट रुक जाओ बेटा, उल्टा लिखा गया क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है ना, रुक जाओ, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट। तो ये कंडीशन जो आपका होगा एवरेज जब वैल्यू निकालेंगे तो वो आपस में मैग्नीट्यूड में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी के बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों की एवरेज जो वैल्यू आपकी आएगी वो किसी एक के मैग्नीट्यूड के क्या होगा आपस में बराबर होगा। अगर पीक वैल्यू आप निकालेंगे तो वही आप ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर और बी नॉट के टर्म में ले लेंगे, तो नोट कर लीजिएगा। हो गया, आगे पीछे आपने पढ़ा होगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है कोई लोग बताएंगे, जैसे लाइट इंटेंसिटी आ रही है तो इंटेंसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी को, हाँ जी एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी इंटेंसिटी। एक पॉइंट और जोड़िए, हाँ जी
आवाज थोड़ा तेज बोलो, नहीं आ रही है, तेज बोलिए। जब एनर्जी की टर्म में बोलेंगे बेटा ना, तो वो होता है टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एक सेकेंड में किसी पर्टिकुलर एरिया पे आके इंसिडेंट होने वाली टोटल जो एनर्जी है वो कहलाएगी। ठीक, जब हम लोग क्या लाइन ऑफ के टर्म में बोलते हैं, तब लाइन ऑफ क्या क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, तब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के टर्म में बोलते हैं, तब पर यूनिट एरिया बोलते हैं। या किसी भी इंटेंसिटी के टर्म में बोलेंगे तो वहाँ पे लाइन्स के टर्म में बोलोगे तब पर यूनिट एरिया खाली कहेंगे। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है फार्मूला, भैया फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी लिखना, इंटेंसिटी लिखिए। द एनर्जी क्रॉसिंग, इंटेंसिटी लिखिएगा बेटा। द एनर्जी क्रॉसिंग, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम perpendicular to the direction of propagation of, perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic wave, perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic wave is called intensity, is called intensity, is called intensity। तो लिखिए I equal to टोटल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी होगी बेटा, टोटल क्या EM एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल एनर्जी ऑफ EM वेव अपॉन सरफेस एरिया इनटू टाइम। ठीक, सरफेस एरिया इनटू क्या टाइम, तो टोटल EM वेव एनर्जी ऑफ EM वेव, टोटल एनर्जी अब क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपॉन जो सरफेस एरिया है इनटू टाइम, जितने एरिया पे आके इंसिडेंट हो रहा है और जितने टाइम में, ये टोटल जो आपका होगा इसका रेशियो हम लोग कह लेते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ EM वेव कहलाएगा। इसी को टर्म देंगे इंटेंसिटी ऑफ EM वेव। दूसरे टर्म में बोलते हैं टोटल एनर्जी डेंसिटी। अगर एनर्जी डेंसिटी आपको दी गई, जैसे पीछे भी लिखा था हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी, अगर एनर्जी डेंसिटी दिया गया तो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम होता था ना, तो वॉल्यूम से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही होगा टोटल एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया इंटू टाइम। तो उस टर्म में भी लिख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन वहां से उस टर्म में बना देते हैं। टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी, चूंकि डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी निकालने के लिए आपको यहाँ से वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई अपॉन सरफेस एरिया इनटू टाइम। तो ये दो टर्म में बोला जाता है। एक डायरेक्ट अगर टोटल एनर्जी दिया गया EM वेव का और सरफेस एरिया और टाइम है तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर एनर्जी डेंसिटी के टर्म में दिया है तो एनर्जी निकालने के लिए टोटल एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन क्या सरफेस एरिया इंटू टाइम करके तब निकालिएगा। जैसा इन्फॉर्मेशन रहेगा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। ठीक, इसी को मैथमेटिकली जब लिखते हैं तो लिख लीजिएगा
आगे कहिए आई इक्वल टू एवरेज एनर्जी इंटू वेलोसिटी, आई इक्वल टू यू एवरेज इंटू सी, और यू एवरेज की वैल्यू हम लोगों ने एक लिखा था हाफ, इसको भी ई नॉट की टर्म में ले लो, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, यही इक्वल टू हो जाएगा हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी। तो मैथमेटिकल रिलेशन जब निकालते हैं इससे इक्वेट करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं बेटा। यूनिट क्या होगा बेटा अगर वो यूनिट की बात किया जाए तो? हाँ जी, पर सेकेंड, या उसी को वाट पर मीटर स्क्वायर कह लीजिए, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या वाट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट अगर लेंगे तो यूनिट हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या इसी को जूल पर मीटर क्या पर सेकेंड को वाट कह लेंगे, वाट पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या वाट पर मीटर स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, डायमेंशन अगर निकाला जाए तो क्या होगा जी? डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन डायमेंशन नहीं भैया, अभी इतना टाइम लगा रहे हो जी। डायमेंशन क्या होगा बेटा? डायमेंशन देवी जी खड़े हो जाओ पीछे से, कैसे निकालोगी डायमेंशन? डायमेंशन क्या होगा बेटा? तो जुगाड़ है? नेक्स्ट, हाँ जी, दीदी जी नहीं बताए, बड़ी कौन है? आप तो बताओ, दीदी जी तो आप हो, बताओ पहले डायमेंशन क्या होगा? बीमा, हाँ पूछताछ जारी है, हाँ आदत पड़ गई है ना जी। ml स्क्वायर, पूरा बोलो, तेज बोलो, t माइनस वन, ml स्क्वायर t माइनस वन, पक्का है? हाँ जी, सहमत हैं? जल्दी बोलो, टाइम कम है बेटा। नहीं सहमत हैं तो अपना बताइए जल्दी से। एक सेकेंड बेटा, जी बेटा आ गया, मौका पा जाओ तो हिमालय उखाड़ रहा है। चलो देखो, बैठ। अरे भाई आपको क्या है, जूल है, एनर्जी है, या मीटर स्क्वायर है, ये सेकंड है यार। एनर्जी का क्या लिखते हैं? डायमेंशन। अगर डायमेंशन की बात करोगे, एनर्जी क्या होता है? वर्क का, और वर्क का डायमेंशन क्या था? ml स्क्वायर टी के पावर माइनस टू होता था। नीचे मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर मतलब क्या? एल स्क्वायर, और टाइम का क्या हो गया? टी हो गया।
अब यहाँ से इसको ऊपर ले जाओगे तो टी कहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या होगा निगेटिव, और एल स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा कितना जी हाँ mt के पावर -3। कितने लोग का सही गया था हाँ इतनी तो करना था। चलो नोट करो ये बेटा। अच्छा नाम चलो ठीक, हो गया बेटा। क्या पोर्शन पढ़ाते हैं, क्या पोर्शन पढ़ाते हैं वो आप लोगों को? अच्छा पढ़ाते कैसा है? हाई लेवल पढ़ा देते हैं। अरे मतलब तो ग्रेजुएट में है तो हाई लेवल ही तो पढ़ाएंगे जी। अच्छा एमएससी तक पहुंचा देते हैं, चलो अगले साल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी है ना, अभी पढ़ेगी आगे काम आएगा, बढ़िया है ना। क्या कह रहे हो? अरे तो पढ़ के जाओगे तब समझोगे ना। हाँ अब तुम लोग घर पे किताब खोलते ही नहीं हो, सीधे सोचते हैं भाषण से ही सब काम चल जाए, तो कैसे काम चलेगा भाई। हाँ बच्चे किताब 80% बच्चों के घर पे किताबें नहीं उठती हैं, 80% की किताबें नहीं उठती हैं, ठीक है। तो अब बताओ भाई आप एमएससी कर रहे हो तो अब पढ़ के नहीं जाओगे तो अब वो वहाँ पे ये थोड़ी बोल रहे एथमम का क्या होता है, वार्निकी जूनियर का नाम और क्या 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 के बताएंगे। हाँ तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाए, अब वो उस लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। अब आप पता लगा अभी प्राइमरी लेवल पे हो तो कैसे एडजस्टमेंट होगा, है ना। पढ़ के जाओ यार। चलो देखो जब चीज़ें नहीं समझ पे आया करे, कोई भी सब्जेक्ट कहीं भी पढ़ते हो तो थोड़ा सा घर से एक बार देख के जाइए, वो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब उसके लिए तो घर पे मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, वही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। चलो बेटा ये हो गया, आगे लिखिएगा नेक्स्ट। तो ये तो हो गया बेटा इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक। दूसरा होता है मोमेंटम। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, एनर्जी दे दी गई थी आपको, ईएम वेव की एनर्जी दी गई थी, फाइंड द मोमेंटम ऑफ द ईएम वेव। एनर्जी दिया गया था, मास वास सही नहीं है यार, तो कैसे मोमेंटम निकाल सकते हो। बोला गया एनर्जी ऑफ ईएम वेव इन द फ्री स्पेस इज दिस, ठीक। देन डिटरमाइन इट्स मोमेंटम। इसका मोमेंटम को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है। मान लीजिए आपको क्या दिया गया है, एनर्जी ईएम वेव की दी गई थी, एनर्जी ऑफ ईएम वेव, ठीक। ईएम वेव इन फ्री स्पेस, आपको फ्री स्पेस में ईएम वेव की एनर्जी दी गई है। बोला गया बेटा उसका मोमेंटम क्या होगा। 2 सेकंड का खाली क्वेश्चन है, अगर आप जानते हो तो फिर लग जाता है, नहीं तो फिर। हाँ बेटा एच बाई सी, ई तो हमें ई एच बाई ई, फिर से सही करिए साहब। और लोग एच बाई पी होता है एनर्जी को जब रिलेट करते हैं, ठीक। बताओ दो ही वर्ड का ही है, इसीलिए तो पूछा जाता है, इसीलिए क्या होता है पूछा जाता है ना।
चलो बेटा, हाँ बोल रहे थे, अगर आपको एनर्जी दी गई है और मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करनी हो, क्या निकालना हो आपको? मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करनी है, एनर्जी आपको दी गई है। देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी जो होती है इक्वल टू, एक तो AYC से लगा लेते, ये तो पूछ रहे थे, तो कहाँ थे अब तक? अरे चलो बताया ना, ढूंढा, देख, अरे यार जैसे मान लो उससे नहीं आ रहा था, उसने ढूंढा, अब याद आ गया, दोबारा नहीं भूलेगा, तूने ढूंढा ही नहीं, है ना? प्रॉब्लम ये नहीं है, जैसे हमें अगर कोई चीज़ नहीं आ रहा है, हम एग्जाम तो हो नहीं रहा है कि चीटिंग कर लिया, तो आप उसको कम से कम ढूंढो, तो ये तो टेंडेंसी है हाँ सीखने की, हाँ ढूंढ तो रहे हैं, तो बैठे हुए हो, क्या मतलब है? उससे बेटा तो उसने ढूंढा, फिर याद आएगा, कम से कम भूलेगा नहीं भाई। एक हम लोग जब 12th में पढ़ते थे, तो एक घर पे आया करते थे, वो सेंट ड्यूस कॉलेज के जो है प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, 12th में थे तो थोड़ी सी चीज़ें केमिस्ट्री थोड़ी कम आती थी, ठीक, कम क्या आती थी लेकिन मतलब बहुत अच्छी नहीं आती थी, थोड़ा सा चीज़ें कन्फ्यूज होते थे, फार्मूले वगैरह। तो उस टाइम पे क्या होता था कि उन्होंने पूछा इथिलीन एथाइलिन एसिटाइलिन का फार्मूला बताओ, बताओ तुम लोग, इथिलीन इथाइलिन एसिटाइलिन, इथिलीन इथाइलिन एसिटाइलिन, जल्दी बताओ, बताओ, एथिलीन एथाइलिन एसिटाइलिन एंड इथाइन, बताओ जी। आगे नहीं पढ़ भी रहे हो? हाँ, नोमेनक्लेचर वगैरह पढ़ ही लिया होगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, नहीं आया? तो देखो, जब इथाइन और क्या, जब हम लोग इथाइन बोलते हैं, देखो इथीन एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जब एसिटाइलिन या इथाइन बोलते हैं, ठीक, तो CH ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, CH होता है, तो बड़ा कंफ्यूज करता है, ऐसे ही लोग पूछते हैं। तो एक तो मैंने बताया इथाइन वाली जो बात थी, लेकिन एसिटाइलिन और इथाइन क्या है, इथाइन और उसमें जो है ऐसे, सॉरी एथाइलिन और उसमें जो है कंफ्यूजन हो रहा था, इथीन तो मालूम है, इथीन बता दिया, आप इथाइन किसको बोलते हैं? तो वो चीज़ें होती है कभी कभी, क्या तुरंत दिमाग में चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है? तो ऐसे ही आप लोग तो पूछ रहे थे कि तब से मुझे भूला नहीं वो चीज़, मतलब सोचो कितने टाइम पहले उन्होंने मुझसे पूछा था, और तब से वो चीज़ें क्या हैं, याद हैं। तो इसलिए जब आपको पूछी जाती है ना, अगर आप उसको ट्राई करते हैं तो फिर भूलते नहीं हैं, ठीक। पूछने का एक ये भी रीज़न होता है कि अगर आपने किसी को भी कोई चीज़ बता दिया तो लॉन्ग टाइम तक वो मेमोरी में बनी रहती है, ठीक। तो प्रयास क्या करिए, जब कोई चीज़ पूछा जाए तो बोलने की टेंडेंसी रखिए, और जब बोलना सीखेंगे तो अंदर से दिमाग में बहुत कुछ होता है, वो कुछ ना कुछ तो निकालेगा ही, और जब बंद करके रखोगे तो क्या होगा, डब्बा बंद ही रहेगा, है ना? तो ट्राई क्या करिए कि वो बताइए। चलो देखो, तो ये केस आपका है एनर्जी ऑफ EM वेव इन फ्री स्पेस। जब एनर्जी की बात करते हैं EM वेव का केस में फ्री स्पेस में, तो उसके बेस से आप यहाँ से दिखा लेते हैं बेटा क्या होता है, कैसे होता है। तो एनर्जी जब निकालेंगे ना, तो E बाई क्या C और इक्वल टू MC स्क्वायर पढ़ते हो, ठीक।
और P इक्वल टू क्या m इंटू सी पढ़ेंगे, तो MC स्क्वायर में क्या C से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा E बाई सी हो जाएगा। भाई हम लोग पढ़ते क्या हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे मूव कर रही हैं, फ्री स्पेस में लाइट की वेलोसिटी से मूव करती हैं। तो एनर्जी हम लोगों ने कहा टोटल क्या, अगर मास की टर्म में दिया MC स्क्वायर तो इस केस में क्या हो गया, और P इक्वल टू आपने पढ़ा m इंटू सी होता है, ये मोमेंटम हो गया, ये एनर्जी हो गई। तो इसमें अगर हम लोग C से डिवाइड कर दें तो P के फॉर्म में बदल जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, P इक्वल टू E बाई सी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एनर्जी जब निकालते हैं तो अगर एनर्जी आपको दी गई है और मोमेंटम निकालना है तो स्पीड से यानी उसकी वेलोसिटी से डिवाइड कर दीजिए। तो लिख लीजिए मोमेंटम, मोमेंटम हो गया। देखिए EM wave also carry momentum. EM wave also carry momentum. If a portion of EM wave of energy u propagated with velocity या स्पीड जो भी कर लो, with velocity c, then linear momentum इक्वल टू हो जाएगा बेटा एनर्जी अपान क्या, वेलोसिटी या स्पीड जो भी कह लीजिए। एनर्जी को आपने u से दिखाया, वेलोसिटी को c से दिखाया, तो मोमेंटम p की जो वैल्यू आएगी बेटा u बाई क्या c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो भी एनर्जी दी रहेगी तो एनर्जी अपान हम लोग स्पीड लिख लेते हैं। अब दो क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन होते हैं इस फार्मूले बेटा। एक होता है अगर कोई भी वेव जाके इंसिडेंट हो रहा है किसी सरफेस पे, जैसे मान लो वेव यहाँ से गया सरफेस पे आपको इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद टोटली वो एब्जॉर्ब हो गया। क्या हो गया, टोटली बेटा अगर वो एब्जॉर्ब हो गया तो कितना मोमेंटम वो उस सरफेस को ट्रांसफर करेगा। अगर कोई भी आपकी वेव है वो क्या हुआ किसी सरफेस पे जाके इंसिडेंट हो रहा है और इंसिडेंट होने के बाद कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया, जैसे हमने फेंक गया यहाँ से वेव जाके सरफेस पे टकराया, टकराने के बाद कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया, तो कितना मोमेंटम वो सरफेस को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। जो उसका मोमेंटम होगा उतना ही, उसका डबल, उसका हाफ या कुछ और। जैसे P मोमेंटम से कोई वेव जा रही है, वो जाके किसी सरफेस पे इंसिडेंट हुई और कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गई। इंसिडेंट होने के बाद कंप्लीटली क्या हो गया, वो एब्जॉर्ब हो गया, तो कितना मोमेंटम उस सरफेस को ट्रांसफर हुआ, है ना। सोचने की क्या जरूरत है यार, अरे P से गया पूरा जाके टकरा के एब्जॉर्ब हो गया तो P ही तो जाएगा उसको, इतना टेंशन काहे लेते हो भाई। हमने 100 रुपया आपको दिया, किसी कोई मीडिएटर नहीं है तो आपको 100 रुपये मिलेगा, 150 मिलेगा जी। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या हुआ भाई, टोटल का टोटल क्या हो गया, एक को मिला तो उतना ही मिलेगा जितना देंगे ना। तो जो जाके अगर टकराया, टकराने के बाद कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया, तो उस केस में मोमेंटम जो आपका होगा वो P की वैल्यू u बाई सी के बराबर ही होगा। जो आपका मोमेंटम वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा सरफेस के द्वारा, वो क्या u बाई सी के बराबर होगा। लेकिन इसी का दूसरा पार्ट, अगर इंसिडेंट होने के बाद वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो गया, टकराने के बाद, ये आपने जब मैकेनिक्स पढ़ी थी तब भी क्वेश्चन इस टाइप का आया था, एक बाल को फेंकते हैं, टकराने के बाद रिबाउंस हो रहा है। ठीक, अगर वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया कंप्लीटली, वेव गई टकराई, टकराने के बाद रिबाउंस हो गई कंप्लीटली, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तब कितना मोमेंटम को वो ट्रांसफर करेगा, डिलीवर्ड करेगा। उस केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कितना मोमेंटम वो डिलीवर्ड करेगा। हाँ, मोमेंटम डिलीवर्ड क्या रहेगा, P बाई सी ही रहेगा, सॉरी U बाई सी ही रहेगा या कुछ और हो जाएगा।
जी, अरे फिजिक्स से थोड़ा दिमाग खर्च किया करो बेटा। जैसे हमने बाल फेंका, बाल गया होता टकरा के, मान लो पी मोमेंटम से गया, टकराया, वहीं पे रुक गया, तब तो उसको जो डिलीवर्ड किया मोमेंटम उसने पी ही किया। लेकिन हमने फेंका, टकराया, टकराने के बाद उतनी ही मोमेंटम से रिबाउंस हो रहा है, तब उस केस में कितना डिलीवर करेगा उसको? हाँ, 0, आधा या डबल? हाफ हो जाएगा। और लोग मतलब वो भी कॉन्सेप्ट गायब कर दिए, अभी वाला तो पढ़ ही रहे हो। याद रखेंगे, अगर कोई भी चीज़ जाके टकराता है बेटा, टकराने के बाद वहीं रुक जाता है, तो जो मोमेंटम वो ट्रांसफर करेगा वो जिस मोमेंटम से जा रहा होगा उतना ही ट्रांसफर करेगा, यानी पी से जा रहा है तो पी को ट्रांसफर करेगा उससे। लेकिन टकराने के बाद अगर रिबाउंस हुआ, रिबाउंस होने का मतलब क्या हुआ? डबल की कंडीशन हुई ना भाई, उसको उतनी एनर्जी फिर उसने दिया मोमेंटम, तभी तो वापस आ रहा है, तो ट्रांसफर्ड वैल्यू 2 टाइम्स आपका हो जाएगा, यानी 2u/c के क्या होगा? बराबर होगा। अगर रिबाउंस हुआ तो डबल, और अगर क्या हुआ? वहीं रुक गया तो जितना था उतना ही। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं, इसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैसे होगा क्या होगा, उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। हो जाएगा? चलिए लिखेंगे। मोमेंटम की बात की हमने, तो लिखिएगा। कुछ लिखा है कि नहीं अभी? आप पॉइंट करके लिख लीजिएगा, पॉइंट करके लिखिए। इफ वेव इज इंसिडेंट, if wave is incident on a completely absorbing surface, then momentum delivered, तब यही हो जाएगा बेटा P इक्वल टू u/c। उस केस में जो मोमेंटम डिलीवर्ड करेगा बेटा P इक्वल टू u बाई क्या रहेगा? नीचे लिखिए P इक्वल टू u/c। ठीक, अगर वो कम्प्लीटली क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया, तो P की वैल्यू u/c के बराबर रहता है। ठीक, P इक्वल टू u/c। हो गया? नीचे लिखिएगा। नेक्स्ट लाइन देखिए। इफ वेव इज इंसिडेंट ऑन ए totally reflecting surface, then momentum delivered तब चूंकि वो जाके वापस आ रहा है, इसका मतलब क्या किया? वाल को जो डिलीवर्ड होगा उसका जस्ट कितना होगा? 2 टाइम्स, तभी तो फिर रिटर्न हो रहा है उसी से। तो वहां पे P की वैल्यू आएगी बेटा 2u/c। ध्यान रखेंगे, ये मैकेनिक्स में भी क्वेश्चन इसके बेस पे वहां पूछा जाता है, वहां mb के P इक्वल टू mb होता है, तो वहां पे mb के बेस पे किया जाता है। तो अगर जाके वही टकरा के रुक गया तो मोमेंटम जो उसको क्या से ट्रांसफर करेगा वो P इक्वल टू mb, और उतने से वेलोसिटी से अगर रिबाउंस हो गया तो 2mb, और अगर वो नॉर्मली गया था तो किसी एंगल पे जाता तो 2mb cos थीटा हो जाता है। अगर वो किसी थीटा एंगल पे जाके इंसिडेंट हो रहा, फिर थीटा पे रिबाउंस हो रहा है, तो उस केस में 2mb क्या होगा? cos थीटा के बराबर फिर आपका आता है। ठीक, तो याद रखिएगा वहाँ पे फार्मूला यूज में आता है। यहाँ तो फिलहाल एनर्जी के बेस पे दिया जा रहा है, वहाँ पे मोमेंटम के बेस पे ही दिया जाता है, और मास और वेलोसिटी के टर्म में दिया जाता है। तो इसके बेस पे हम लोग यहाँ से बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं कितना आपका वो डिलीवर करेगा। हो जाएगा? चलिए आगे लिखेंगे। नेक्स्ट, अब वेव इम्पीडेंस वगैरह भी कभी कभी रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग कर लो, रेडिएशन प्रेशर बेटा। रेडिएशन प्रेशर
रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर लिखिएगा। इट इज द मोमेंटम, रेडिएशन प्रेशर सुन लो जरा सा पहले। ये होता है बेटा जो भी मोमेंटम इम्पार्ट करता है पर यूनिट क्या, किसमें, एरिया, जो पर यूनिट एरिया पर सेकंड जो मोमेंटम हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, उसके बेस में हम लोग टर्म देते हैं क्या, उसके रेडिएशन प्रेशर को। जैसे प्रेशर कहते हैं P इक्वल टू एफ बाई ए, नॉर्मली हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे प्रेशर P इक्वल टू कितना, एफ बाई ए। तो उस केस में जो भी हमारा मोमेंटम इम्पार्ट हो रहा है, जैसे मान लो सरफेस पे आके टकराया, रेडिएशन एनर्जी आई, आके टकरा रही है पर यूनिट एरिया कितना पर सेकंड, जितना आपका रेडिएंट एनर्जी आके टकरा रही है, यानी कि मोमेंटम जितना आके टकरा रहा है, वो हमारा वहाँ पे टर्म दिया जाता है रेडिएशन प्रेशर। इस पे यूनिट और डायमेंशन भी पूछा गया है बेटा, क्योंकि हम लोग प्रेशर P इक्वल टू एफ बाई ए लिखते हैं, तो सीधा फार्मूला क्या रहता है, ml के पावर -1 T के पावर माइनस क्या 2। तो वो प्रेशर क्या है, नॉर्मल प्रेशर कहलाता है, ये रेडिएशन प्रेशर होता है। तो दोनों में अंतर होता है, दोनों के यूनिट और डायमेंशन बदल जाते हैं। तो अभी डायमेंशन आपको इस पर पूछा गया था तो याद रखिएगा, तो लिख लीजिए, अभी लिखा देंगे। देखिए रेडिएशन प्रेशर बेटा, ठीक ना, इट इज द मोमेंटम, it is the momentum imparted, IMPARTED, imparted per second per unit area. It is the momentum imparted per second per unit area, per second per unit area, on which the light falls, on which the light falls. It is the momentum imparted per second per unit area on which the light falls, on which the light falls, हो जाएगा, on which the light falls, इस पे लाइट आपके आगे क्या होती है, फॉल करती है, ठीक है, उसी को हम लोग कह लेते हैं रेडिएशन प्रेशर। लिखिएगा कार्य परफेक्टली, आपने पढ़ा होगा क्या, एक ब्लैक बॉडी, याद आ रहा है कुछ, ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं भैया, ब्लैक बॉडी, जो एग्जाम के अब गिने दिन उंगलियों पे बचे हुए हैं, हाँ, दैट बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस। हिंदी में कहते हैं बेटा, इसी को कृष्णिका पढ़ा होगा हिंदी वालों ने, पढ़ा है जी, हाँ। तो कृष्णिका क्या होता था, जो अपने ऊपर आके इंसिडेंट होने वाले सारे वेवलेंथ की लाइट को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले कंप्लीटली, उसी को हम लोग कह लेते थे क्या, आइडियल ब्लैक बॉडी। वैसे परफेक्टली कोई ब्लैक बॉडी आपकी होती नहीं है, बट कंसीडर किया जाता है किसको, किसको, और जो कार्बन ब्लैक होता है, काले जिसे हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, उससे भी या आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बनाई जाती हैं। तो जो नेचुरल हैं, जो एज ए बिहेव करती है नियर टू ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी होती नहीं, नियरली बिहेव करती है, तो वो तो कंडीशन हमारी ब्लैक कलर की होती है। बट जो आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं वो कंपल्सरी नहीं कि ब्लैक